हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एमसीक्यूज की। ये वीडियो नंबर 5 है। ये स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसमें हमारा बीएचयू, एमयू, जामिया, नवोदय क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द मुगल एम्परर हु वॉज द पैटर्न ऑफ द फाइन आर्ट्स। तो कौन ऐसा मुगल एम्परर था, जो मुगल सम्राट, कौन ऐसा जो ललित कला मीन्स आप बोल सकते हो फाइन आर्ट्स का पैटर्न था, उसका संरक्षण था। तो पैटर्न मीन्स होता है कि यहाँ पर जो उस आर्ट्स को प्रमोट करे, उसके लिए है फाइनेंस दे, पैसे दे, और उसको जो है खुद भी फॉलो करे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जहांगीर जो मुगल सम्राट, एक ऐसा सम्राट है जो ललित कला के संरक्षण थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमें देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में तो यह नहीं बता सकते, तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो जहांगीर हैज़ गिवन इंडिया फ्यू ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स दैट हैव लास्टेड द सेंचुरीज विदाउट लूजिंग देयर ग्लोरी। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए जो बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि कई सारे मतलब सेंचुरीज, कई सारे मतलब सालों साल तक उनको उनकी जो ग्लोरी है वो बरकरार रही है ना। ऑल्सो नोन एज, अब इनको और क्या कहते हैं, ये आप यहाँ अगर ध्यान देखेंगे तो कहते हैं नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, ही वॉज नोन एज द पैटर्न ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया हैज बीन कंपोज्ड बाय। तो जो भारत का राष्ट्रीय ज्ञान है उसको किसने रचा था, किसके द्वारा उसको रचा गया था, ये आपको बताना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकुमार रे। तो ये आपको बताना है कौन इसका आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने नेशनल एंथम को कंपोज किया था। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेशनल एंथम हमारी क्या है, जनगण मन। ठीक है, इज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ओरिजिनली रिटन इन बंगाली। इट इज the first of the 5 stanzas of the poem written and later set a notation by the Rabindranath Tagore. It was first sung इन द कलकत्ता सेशन। तो सबसे पहले इसको कलकत्ता सेशन में गाया गया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ करता था 1911 के अंदर, 27 दिसंबर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान क्या होता है। कभी कभी डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल एंथम हमारी कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एंथम। हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसको किसने जो है वो सबसे पहले ये कहाँ गाया। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो नेशनल एंथम है वो सबसे पहले कब उसको संग किया गया, कब उसको गाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में 1911 में जो कलकत्ता सेशन था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस 1911 में 27 दिसंबर 1911 वहां पर इसको फर्स्ट टाइम गाया गया और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑथर ऑफ द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू हैं, बिपिन चंद्रा है, महात्मा गांधी है, या फिर बीके कृष्ण मेनन है। तो ये जो है वो पॉलिटिकल चारों जो है वो काफी आप जानते हो कि ये सारे नाम जो है वो जाने पहचाने। अब आपको यहाँ बताना है कि इसका जो राइटर कौन है। एक बुक है जो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं, तो इसके जो राइटर है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है क्या। अब बुक है पब्लिश्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू। अब इस बुक के अंदर है क्या, जवाहरलाल नेहरू इन 1934। तो 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको पब्लिश किया था। इज अ पेनोरामिक स्वीप ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ 196 लेटर्स। तो इसके अंदर 196 लेटर्स हैं ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री रिटन फ्रॉम वेरियस प्रेजेंस इन ब्रिटिश इंडिया बिटवीन। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर 1930 से 1933 के बीच में 196 जो लेटर हैं वो लिखे गए थे। उन लेटर्स का ये कलेक्शन है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर टाइम मिले तो उस बुक को पढ़ना जरूर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वर्ल्ड वॉर सेकेंड लास्टेड फ्रॉम। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक चला। यहाँ पर आपको ईयर बतानी, बल्कि इसमें आपको जो है इसके बारे में डिटेल में भी पता होना चाहिए। नहीं बताया, आप 11th-12th में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप जो है वो साइंस बैकग्राउंड से तब तो आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, अगर आप आर्ट्स में जा रहे हैं तब आपको इसका मौका जरूर मिलेगा। अदरवाइज ये अच्छा मतलब आप जो है वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है ना, कोल्ड वॉर, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1939। तो ये जो है वो 1 सितंबर
सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और ये इसका जो टाइम पीरियड था वो कब तक चला, 2 सितंबर 1945। लगभग ये कितने 6 इयर्स एंड 1 डे, 6 इयर्स एंड 1 डे तक ये जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज अ लॉन्ग एंड ब्लडी वॉर। इसके अंदर बहुत लोग, लाखों लोग मरे थे इसके अंदर। ठीक है, लास्ट डेवआउट और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे यहाँ पर। 6 इयर्स एंड 1 डे। अब क्योंकि अब मैं यहाँ पर सारी चीजें तो आपको कवर नहीं करा सकता, तो मेरी कोशिश ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर कराऊं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको आप अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप उससे रिलेटेड चीजें आ सकें, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर वो डेट आ सकती है, तो ये जो मैंने डेट बताई तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। ईयर तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ऑफिशियली बिगनिंग ऑन सितंबर 139। अब इसमें ये आ सकता है कि किस किस के बीच में हुआ, व्हेन जर्मनी इन्वेडेड, तो जर्मनी एंड पोलैंड, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड, लास्टेड अंटिल बोथ द जर्मन एंड जापान, तो जर्मन्स एंड जापानीज हैड सरेंडेड टू द एलाइज। तो जर्मनी की उसमें हार हुई थी और जापान ने इसका साथ दिया, तो जापान की भी हार हुई थी। तो ये जो है वो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला है। ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये आ सकता है कि किस किस के बीच में किसने किस पे अटैक किया था, या जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था। तो स्टार्टिंग कहां से हुई, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया वॉज, तो भारतीय में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो जो इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो जो ब्रिटिश साम्राज्य जो इंडिया में था उसके संस्थापक कौन थे, आपको यहाँ आंसर बताना है। तो इसके संस्थापक हो जाएंगे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्लाइव was born in an ordinary and unknown family in England in 1725. His childhood was remarkable in one sense that he was known to his neighbors as a wicked and indisciplined boy who did not know how to fear or to obey. ना तो obey ना ही fear, इनके अंदर कोई डर नहीं था। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में आगे फिर कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूज। तो ज्यूज का जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको क्या कहते हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद होगी, ऐसे ज्यूज के जो वर्शिप का प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं, जो अपने गॉड की वहां पर पूजा करते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं द सिनेगॉज। द सिनेगॉज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आराधनालय। ठीक है, आराधना, यहूदी की पूजा का जो, यहूदियों की जो पूजा स्थान होता है उसको हम आराधनालय बोलते हैं, आराधनालय या फिर द सिनेगॉज। इस कारण थोड़ा सा देख लेते हैं। द सिनेगॉज इज अ ज्यूज प्लेस ऑफ वर्शिप बट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्लेस टू स्टडी। यहाँ पर ये लोग स्टडी भी करते हैं और कम्युनिटी के सेंटर्स भी होते हैं ये। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो है वो यूज यिडिश वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, शूल बोलते हैं, टू रिफर देयर सिनेगॉज। और यूएसए में सिनेगॉजेस को क्या कहते हैं, टेम्पल भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द ब्रिटिश साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज। तो जो ऐसा कौन सा ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ब्रिटिश वैज्ञानिक जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की थी, मैडम क्यूरी है ना, आइजैक न्यूटन या मैरी क्यूरी बोल सकते हो, और आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, माइकल फैराडे, और फैराडे लॉज हैं उसके अंदर बहुत सारे, उनके बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और बहुत सारे लॉज हैं। आप आगे 10th में इसके बारे में थोड़ा सा दिया भी है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर है ये। ठीक है, और 11th-12th में तो बहुत डिटेल में दिया है इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। माइकल फैराडे वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु contributed to the study of the electromagnetism and electrochemistry। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इन्होंने पूरी स्टडी की थी। His main discoveries included the principle underlying the electromagnetic induction, diamagnetism and electrolysis। ये 3 मेन टॉपिक हैं जहां पर इन्होंने स्टडी की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द अर्जुना अवार्ड। देखिए इस तरह का स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड हैं वो जरूर आते हैं। मैं जो है वो आपको 4 वीडियोस कवर करा चुका हूँ, तो ये सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आया है, बल्कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं उनको पता होना चाहिए। एक आप टेबल बना लें। ठीक है, स्पोर्ट्स में कौन से दिए जाते हैं आपके जो है वो, स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो इससे रिलेटेड आप याद रखें, एक लिस्ट बना लें। द अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू पीपल फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस इन, किसमें,
लिटरेचर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड साइंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्पोर्ट्स में दिया है। लिटरेचर के लिए मैं बता चुका हूँ, म्यूजिक एंड साइंस इन सब के लिए देखिए है ना। आप जो है इसके लिए आप नोबेल प्राइज जो है वो हर ईयर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज विनर कौन है, 5-6 कैटेगरी में इनको दिया जाता है। तो वो भी आप जो है उसको लिख कर रखें, हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी जो है वो नोबेल प्राइज से भी आ जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये भी अवार्ड जो है स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। लेकिन ये कब दिया जाता है, जब स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय द स्पोर्ट्स ओवर द 4 ईयर। तो 4 साल के लिए अगर आप जो है स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तब आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। अर्जुन अवार्ड का मिलता है जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करेंगे 4 साल के लिए। देखिए दोनों फर्क है। आपने एक कोई पारी 4 साल के अंदर आपने एक, मान लो क्रिकेट की बात करें तो आपने 2-3 पारियां बहुत अच्छी खेल दी और बाकी आपका साल जो खराब गए। आपने ऐसे मान लो कि 400 रन मार दिए, 300 मार दिए, या कोई ऐसी पारी खेल दी जो इससे आप जो एकदम वो पारी जो है वो एकदम बोलते हैं हिस्टोरिक गेम हो गया है ना। तो ऐसे में आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है। अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है वो लगातार आप कंसिस्टेंट, जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं क्रिकेट की, तो विराट कोहली इज बेस्ट प्लेयर है ना। तो उनको लगातार जो है वो आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से अगर आपको ये सारे अवार्ड मिलते हैं, तो अर्जुन अवार्ड इज गिवन कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर 4 ईयर। तो ये भी जो है स्पोर्ट्स में दिया जाता है। तो राजीव गांधी भी स्पोर्ट्स में मिलता है आपको और अर्जुन अवार्ड भी स्पोर्ट्स में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। टेलीस्कोप का क्या काम है, टेलीस्कोप टू व्यू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। तो टेलीस्कोप से हम माइक्रो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो दूर होता है, ठीक है, तो उसका हम जो है, देखिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उसको जो पास रहते हैं उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप में टेली मीन्स दूर, टेली मीन्स होता है डिस्टेंस, और स्कोप मीन्स अगर कोई देख रहे हैं। तो टेलीस्कोप से हम जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट, जैसे हम आसमान में कुछ देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं या फिर किसी और चीज को देख रहे हैं, जो डिस्टेंस की दूर की चीज है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर की चीज देख रहे हैं, तो उसके लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। बिल्कुल सही है पहला। बैरोमीटर काम क्या होता है, ये प्रेशर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक, एकदम सही है। वोल्ट मीटर क्या काम है, वोल्ट मीटर आप जानते हो, आपने क्लास 8 में पढ़ा है, उसका साइन ये होता है। और वोल्ट मीटर ऑलवेज आपको बताना है, देखिए आपको जो है वो कमेंट में लिख के बताना है कि वोल्ट मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है या पैरेलल में कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट से। क्लास 10 में अगर आपने साइंस की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जो कर पाएंगे, और आप कमेंट में जरूर लिखें इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर नहीं करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। किसको, वोल्टेज को मेजर करता है। देखिए ध्यान रखें, इनकरेक्टली बताना, ठीक है, सही मत बताना, ये ध्यान रखना। बहुत सारे आप जल्दबाजी में करेक्टली मैच के चक्कर में पहला ही सही करके चले जाओ, ये गलत हो जाएगा। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा इनकरेक्टली मैच, मतलब आपका जो गलत जो मैच है वो कौन सा है, वोल्ट मीटर विद्युत धारा की शक्ति को मापता है, ये गलत है। ये विद्युत धारा की शक्ति को नहीं मापता है, ये जो है वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस इंडियन आपको बताएं ऑर्निथोलॉजिस्ट वॉज, तो ऑर्थोलॉजिस्ट कौन थे। ऑर्थोलॉजिस्ट मतलब भारत, मतलब जो पक्षियों, जो मतलब बोल सकते हैं वर्ड्स की, जो वर्ड्स के साइंटिस्ट होते हैं उनको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने स्टडी की होती है वर्ड्स से रिलेटेड। तो जिम कॉर्बेट, सलीम अली, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, आप जानते हैं ये दोनों तो हमारे कौन है, ये आप जान सकते हो, बहुत ये भी साइंटिस्ट थे, बट ये जो है वो आपके एक अलग स्पेस साइंटिस्ट बोल सकते हो उनको, है ना। जिम कॉर्बेट एक अलग है, और सलीम अली का जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। और इन्होंने काफी जो है वो भारत का जो है नाम जो है वो काफी किया था। इनका देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली इनका फुल नेम है। 12 नवंबर 1896 को ये पैदा हुए थे। 1807 में इनकी डेथ होगी, लगभग 101 साल के बाद, वो सॉरी 96 से 87 आप देख सकते हो, तो लगभग कितना हो रहा है आपका, अगर आया करें 91 92, ठीक है। Was an Indian ornithologist and naturalist, sometimes referred as a Birdman of India, इनको Birdman of India कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, Who is the Birdman of India, तो आपको ऑप्शन दे देंगे, तो वहां पर आपको करेक्टली जो टिक लगाना है वो सलीम अली लगाना है, ठीक है। सलीम अली वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट सिस्टमैटिक वर्ड सर्वेज, इन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिक वर्ड सर्वेज को कंडक्ट किया अक्रॉस द इंडिया। रोट सेवरल वर्ड बुक्स दैट पॉपुलराइज्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट इन इंडिया, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसकी वजह से इंडिया में वर्ड बुक जो है वो पॉपुलराइज्ड हुई, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा जो था वो इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरी साइट पे मिल जाएगी। देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको जो है वो मेरी साइट पे जाना है, उसके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, ateekhahmed.com है।
ठीक है, तो इसमें जो है वो आप यहाँ जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो डाउनलोड में इस तरह के आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये जो है वो आपको दिख रहा है जनरल नॉलेज 2, और 3 और 4 भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 5th है तो मैं 3 4 का भी यहाँ जो है वो आपको मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करने के बाद आपको जाना है सबसे नीचे। सबसे नीचे जाने के बाद आप यहाँ से जो है वो क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो PDF मिल जाएगी, और उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको दिख रहा है, और उस हिसाब से आप अपने आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।